हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके इस चैनल में। सबसे पहले बताइए आप लोग कैसे हैं। और मुझे उम्मीद है और पूर्ण विश्वास है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9 के विज्ञान अध्याय 12 जिसका नाम है ध्वनि का अध्ययन करेंगे। और यह वीडियो ध्वनि नामक पाठ का सेकंड पार्ट है। अभी तक आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप चैनल में जा कर के वीडियो वाले सेक्शन में फर्स्ट पार्ट देख लीजिएगा। आपका मैं 20 सेकंड और लेना चाहूँगा। मैं आपको एक खुशखबरी ये दे देना चाहता हूँ कि इसी चैनल पर वो कक्षा 10 का विज्ञान होगा या कक्षा 9 का विज्ञान होगा, मैं सब कुछ आपको इसी चैनल पे कवर करा दूँगा। अर्थात विज्ञान में कंप्लीट पढ़ाने वाला हूँ इस चैनल पे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाली घंटी को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। तो आइए हम लोग बातचीत करते हैं ध्वनि के बारे में। तो चलिए, मैंने आपको देखिए पिछले वीडियो में क्या समझाया था बच्चों आप लोगों को कि बच्चों जो ध्वनि होती है ये एक प्रकार की क्या होती है, ऊर्जा होती है। ठीक है, और मैंने आपको बताया भी था। फिर दूसरा चीज़ मैंने आपको ये भी बताया था कि ध्वनि के संचरित होने के लिए क्या होने के लिए बताइए, संचरित होने के लिए, है ना। संचरित होने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है बताइए, माध्यम की आवश्यकता होती है। अब मैं ये क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा सा इस चीज़ को समझते हैं। देखिए, संचरित का मतलब होता है चलना। संचरित का मतलब क्या होता है बताइए, चलना, है ना। तो आप खुद ही सोचिए कि अगर आप अपने इस टाइम पे अपने घर पे हैं और मान लेते हैं कि आपको स्कूल जाना है, ठीक है, पढ़ने आपको स्कूल जाना है, तो आप अपने घर से स्कूल पर कैसे जाएंगे बताइए। आप पैर से भी अपने जा सकते हैं, फिर आप साइकिल के माध्यम से भी जा सकते हैं, आपके पास अगर बाइक है तो आप बाइक के माध्यम से भी जा सकते हैं, आप बस से भी जा सकते हैं, है ना। तो आप इन सभी संसाधनों से जा सकते हैं। ठीक है, अब ये सब क्या है बताइए, ये सब घर से स्कूल जाने के लिए क्या है बताइए, ये सभी के सभी क्या है, माध्यम है। ठीक है, बिना माध्यम के हम नहीं जा सकते। अगर हमारे पास पैर नहीं होगा तो आप सोचिए कि हम चले जाएँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो जा पाएंगे क्या, नहीं जा पाएंगे, क्योंकि चलने के लिए, ठीक है, चलने के लिए जो पैर है वो क्या है, माध्यम है। ऐसे ही बच्चों जो ध्वनि होती है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने के लिए अर्थात संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अगर माध्यम नहीं रहेगा तो ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं चल सकती है। अब इसी चीज़ को हम लोगों को इस वीडियो में सिद्ध करना है कि क्या वास्तव में ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और माध्यम नहीं रहेगा तो क्या वास्तव में ध्वनि नहीं चल सकती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो चलिए इस चीज़ को ज़रा समझ लेते हैं। अब मैं स्लाइड बदल लेता हूँ, ध्यान से देखिएगा। चलिए, इस स्लाइड में आपको एक फिगर दिखाया गया है, ठीक है, और इस फिगर में क्या बताया जा रहा है कि ये जो है, ठीक है, बोतल जैसा जो दिखाई दे रहा है ये एक प्रकार का जार है। क्या है बताइए, जार है ना, ये जार है। और इसमें दिखाया गया है कि यहाँ पर देखिए लगी हुई है घंटी। यहाँ पर क्या लगी हुई है, घंटी। तो ये यहाँ पर लगी हुई है घंटी। चलिए, मैंने लिख दिया कि यहाँ पर घंटी लगी हुई है। फिर दिखाया क्या जा रहा है कि इस जार के अंदर एक विद्युत धारा को ले जाने वाला क्या है बताइए, तार। करंट को ले जाने के लिए क्या लगा हुआ है, तार। और यहाँ पर दिखाया गया है कि यहाँ पर लगा हुआ है स्विच। ठीक है, इस स्विच को हम ऑन कर सकते हैं, और आप जान ही रहे हैं कि जब ऑन करेंगे तो विद्युत धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी, और जब हम इस स्विच को ऑफ कर देंगे तो विद्युत धारा प्रवाहित होना बंद हो जाएगी। तो इसमें होता क्या है बच्चों, होता यह है कि मान लेते हैं अभी जार में वायु है। ठीक है, आपको क्या मान लेना है कि इस जार में अभी वायु क्या है। तो अगर इस जार में वायु है तो क्या होता है, इस चीज़ को ज़रा ध्यान से देखिएगा। जैसे ही हम यहाँ पर स्विच को ऑन करते हैं और विद्युत धारा प्रवाहित होना शुरू होती है, तो अब यहाँ पर जैसे ही करंट इस घंटी के अंदर आएगा तो घंटी क्या होगी, बजने लगेगी, घंटी टन टन की आवाज़ करने लगेगी। तो अब आपको सोचना है कि बताइए वो आवाज़ बाहर निकलेगी कि नहीं। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि जो आवाज़ है वही एक प्रकार की ध्वनि है, और ध्वनि को संचरित होने के लिए, ध्वनि के संचरण होने के लिए, ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की ज़रूरत होती है। और इस जार के अंदर जो माध्यम है वो क्या है बताइए, वायु है। तो निश्चित है कि जब वायु इस जार के अंदर मौजूद है और ये एक प्रकार का माध्यम है, इसी माध्यम में ध्वनि चल सकती है। ठीक है, इस माध्यम से होकर के ध्वनि चलती है, तो निश्चित है कि वो जो ध्वनि है वो बाहर निकलेगी, क्योंकि उसको चलने के लिए देखिए क्या मौजूद है, इसके अंदर वायु मौजूद है। लेकिन हम क्या करें, एक निर्वात पंप लगा दें। निर्वात पंप का मतलब होता है कि हवा को बाहर निकालने वाला पंप। निर माने नहीं, वात माने हवा, मतलब हवा को नहीं रहने देगा। तो हम क्या करें, एक निर्वात पंप लगा करके इस जार की सारी वायु को हम बाहर निकाल लें। इस जार की सारी वायु को हम कहाँ निकाल लें बताइए, बाहर निकाल लें। और जार की अगर सारी वायु बाहर निकल गई, फिर हम क्या करें, यहाँ पर बटन को ऑन करें और करंट इसमें जाने लगेगा, और घंटी जब बजने लगेगी तो आपको ये बताना है कि उस टाइम पर उस घंटी से जो आवाज़ उत्पन्न हो रही है, जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है, वो बाहर आएगी कि नहीं, आपको सुनाई देगी कि नहीं। तो इसका आंसर आप खुद ही बता सकते हैं। इसका आंसर बच्चों ये होगा कि वो जो ध्वनि होगी, ठीक है, वो हमको सुनाई नहीं देगी। क्यों सुनाई नहीं देगी, सुनाई इसलिए नहीं देगी क्योंकि आपको मैंने बताया ही था कि ध्वनि के संचरित होने के लिए
ध्वनि को चलने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है बताइए? माध्यम की ज़रूरत होती है। और जो माध्यम इसके अंदर हवा था, उस हवा को तो हमने निर्वात पंप से बाहर निकाल लिया ना। जब हवा को निर्वात पंप से हमने बाहर निकाल लिया तो ध्वनि बताइए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती है क्या? बिल्कुल नहीं जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ध्वनि का संचरण नहीं होगा, ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा पाएगी। ठीक है, अर्थात वह ध्वनि, तो आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि इस दशा में ध्वनि आपको सुनाई नहीं देगी। क्यों सुनाई नहीं देगी? क्योंकि जो इस ध्वनि के चलने के लिए अंदर माध्यम था, वायु जो था, उस वायु को आपने क्या किया है? इस निर्वात पंप से बाहर की तरफ खींच लिया था। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग ये चीज़ समझ सकते हैं कि अगर ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान ध्वनि को पहुंचाना है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे ध्वनि का अगर संचरण होना है, ठीक है, तो संचरण तभी हो सकता है जब माध्यम होगा तब, और माध्यम नहीं होगा तो ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता है। तो आइए इस चीज़ को यहाँ पर थोड़ा सा और समझ लेते हैं। देखिए, चलिए जैसे मान लेते हैं कि आप धरती पर हैं, ठीक है, अभी तो सभी लोग धरती पर ही हैं, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि मान लेते हैं कि इस टाइम पे आप धरती पर हैं, और मान लीजिए कि कुछ दिनों के बाद आप चले गए चाँद पे, है ना, चाँद पे चले गए। अब वहाँ पर जा करके आप चिल्लाएंगे अगर अपने मित्र को कि अरे वाह बहुत ही अच्छा लग रहा है, तुम भी आ जाओ। ठीक है, तो अब बताइए आपके उस मित्र को सुनाई देगा क्या? सुनाई ही नहीं देगा। अब क्यों नहीं सुनाई देगा? तो आप कहेंगे कि सर जो चाँद और धरती है ना, इसके बीच की दूरी बहुत ज़्यादा है, और दूरी बहुत ज़्यादा होने की वजह से सुनाई नहीं देगा। चलिए मान लेते हैं कि चाँद पे आप भी गए हैं। ठीक है, अब समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ कि चाँद पे आप भी हैं और आपका जो मित्र है वो भी है, मतलब आप दोनों लोग हैं। तो अब बताइए कि आप जब चिल्लाएंगे, अपने मित्र से बोलेंगे कि यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, कितना अच्छा लग रहा है, तो आपका मित्र सुन पाएगा कि नहीं? तो इसका आंसर है कि नहीं सुन पाएगा। अब क्यों नहीं सुन पाएगा? इसलिए नहीं सुन पाएगा बच्चों, क्योंकि जो चाँद है ना, उस चाँद पे क्या है? माध्यम ही नहीं है। ठीक है, जो माध्यम होता है, ठीक है, वो माध्यम ही क्या है बताइए? चाँद पर नहीं है। मतलब आपने ये तो ज़रूर आप जानते होंगे कि चाँद पर क्या नहीं पाई जाती है बताइए? वायु नहीं पाई जाती है। ठीक है, और साथ ही साथ आपने ये भी आपको पता होगा कि क्या नहीं मिलता है? जल नहीं मिलता है। तो अभी देख रहे थे हम कि इसमें क्या हो रहा था, इसमें जो वायु है वो माध्यम थी जिसकी वजह से आवाज़ बाहर निकल रही थी, ध्वनि बाहर निकल रही थी। ठीक है, और यहाँ पर आपने देखा कि चाँद पर तो वायु ही नहीं है। जब वायु ही नहीं है तो आप अपने मित्र से कुछ भी कहेंगे या आपका मित्र आपसे कुछ भी कहेगा तो आपको सुनाई नहीं देगा। तो इस तरीके से हमने क्या देखा? हमने देखा कि अगर ध्वनि का संचरण होना है, ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना चाहती है, ठीक है, तो क्या होना जरूरी है बताइए? माध्यम का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए इस चीज़ को हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, इस चीज़ को लिख लेते हैं। चलिए, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपको लिखना क्या है कि ध्वनि के संचरण के लिए ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम की आवश्यकता होती है। अर्थात अगर ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलना है तो माध्यम जरूर होना चाहिए। अगर माध्यम नहीं होगा तो ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकती। तो ये चीज़ हम लोगों ने समझ लिया। अब चलिए कुछ चीज़ों को और समझ लेते हैं। मैंने आपको एक चीज़ और बताया था। क्या बताया था? कि जो ध्वनि होती है, ठीक है, जो ध्वनि होती है ये तरंगों के रूप में क्या होती है? आगे बढ़ती है। ठीक है, जो ध्वनि होती है ये तरंगों के रूप में क्या होती है? तरंगों के रूप में क्या होती है? आगे की तरफ बढ़ती है। तो आखिर ये कैसे हो पाता है? ज़रा चलिए देख लेते हैं कि किस तरीके से होता है। तो तरंगों के रूप में आगे बढ़ती है, तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर ये समझ लेना है कि तरंग क्या होता है। चलिए आइए देख लेते हैं तरंग क्या है। आपने तो नाम सुना ही होगा कि ध्वनि तरंग होता है। ठीक है, चलिए अब इस चीज़ को ज़रा समझते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए आप खुद ही इस चीज़ को देखिएगा। मान लीजिए कि ये क्या है? ये कोई तालाब है, ठीक है, जो कि पानी से भरा हुआ है। ठीक है, मान लेते हैं कि तालाब है और पानी से भरा हुआ है। चलिए, हमने भर दिया कि इस तरीके से तालाब में पानी भरा हुआ है। अब तालाब में जो पानी भरा हुआ है ना, ये बिल्कुल शांत है। शांत का मतलब हिलडुल नहीं रहा है। आपको ऐसा मान लेना है कि पानी बिल्कुल शांत है, बिल्कुल हिलडुल नहीं रहा है। और आप क्या करेंगे? अचानक से एक कोई बड़ा सा पत्थर उठा करके या एक कोई बड़ा सा ईंटा उठा करके आप इस तालाब के पानी में मार दीजिए। ठीक है, तो इस तालाब के पानी में जब आप उठा के बड़ा सा ईंटा या बड़ा सा कोई पत्थर मार देंगे तो क्या होगा बताइए? अब आप देखते हैं कि इस तालाब में क्या उत्पन्न हो जाता है? लहरें उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और वही लहर क्या होता है? तरंग होता है। ठीक है, लहरें उत्पन्न होना शुरू हो जाता है और वही लहर तरंग है। वो तरंग कुछ इस तरीके से आप देखेंगे कि आगे बढ़ने लगती है।
ऐसे उस ईंट या पत्थर के चारों तरफ बनेगी, फिर इस तरीके से आगे बढ़ने लगेगी। वो कहाँ तक का जाती है, किनारे तक जाती है और किनारों पर जाकर के क्या होता है, समाप्त हो जाता है। तो जो ये लहर बन रही है ना, इसी को हम तरंग बोल रहे हैं। तो वास्तव में तरंग है क्या? तरंग आप देखेंगे तो जो तरंग है वो एक प्रकार का विक्षोभ है। क्या है बताइए? विक्षोभ है। अब आप सोच रहे होंगे कि विक्षोभ क्या होता है? तो विक्षोभ का मतलब होता है बच्चों डिस्टर्बेंस। क्या होता है बताइए? डिस्टर्बेंस। बात बात में कहते हैं लोग ना कि डिस्टर्ब ना करो, ठीक है। तो डिस्टर्बेंस को ही हम विक्षोभ बोलते हैं हिंदी में। अब डिस्टर्बेंस हो गया यहाँ पर। डिस्टर्बेंस कैसे हो गया? ये जो पानी था ना, ये पानी बिल्कुल शांत अवस्था में था। देखिए बिल्कुल शांत अवस्था में था। इसके कण जो थे, है ना, पानी के जो कण थे, जिन कणों से मिलकर के पानी बना हुआ है, वो कण बिल्कुल शांत अवस्था में थे। लेकिन जैसे ही आपने पत्थर को मारा तो उनमें क्या हो गया? डिस्टर्बेंस हो गया। वो कण क्या करने लगे? इधर उधर कंपन करने लगे, गति करने लगे, है ना। तो डिस्टर्बेंस उत्पन्न हो गया और डिस्टर्बेंस को ही हम क्या बोलते हैं? विक्षोभ बोलते हैं। और इसी विक्षोभ को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं बताइए? तरंग बोलते हैं। तो हमने देखा कि ये जो तरंग है वो एक प्रकार का क्या होता है बताइए? विक्षोभ होता है। तो तरंग एक प्रकार का विक्षोभ होता है, यानी कहीं ना कहीं जब डिस्टर्बेंस होता है तो वही चीज़ हमारे कानों तक आता है और हम बोलते हैं कि वो क्या हो रहा है बताइए? हमारे कानों को ध्वनि सुनाई दे रहा है। चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए इस चीज़ को कैसे, देखिए चलिए समझाता हूँ, इस चीज़ को समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि हुआ क्या, मान लेते हैं कि ये थाली है, ठीक है। चलिए मान लेते हैं कि ये थाली है, ठीक है। ऐसे मान लेते हैं कि ये थाली है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये थाली है। अब इस थाली के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, कुछ मान लेते हैं कि ये हथौड़ा टाइप का है, ठीक है, ये हथौड़ा है, ठीक है। इस थाली पर हम क्या कर रहे हैं, इस हथौड़े से क्या कर रहे हैं? प्रहार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बताइए? प्रहार कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा बताइए? अब आप जान ही रहे हैं कि थाली पर जब हम हथौड़े से प्रहार करेंगे तो होगा ये कि यहाँ पर क्या उत्पन्न हो जाएगा? यहाँ पर उत्पन्न हो जाएगा कंपन। क्या उत्पन्न होगा बताइए? कंपन। अब कंपन जब उत्पन्न होगा तो कंपन उत्पन्न होने से क्या होगा? अब यहाँ पर जब कंपन उत्पन्न होगा तो इस थाली के चारों तरफ क्या होगा? वायु तो जरूर होगी, है ना। आप जहाँ पर बैठ के इस समय पढ़ रहे हैं उसके चारों तरफ, आपके चारों तरफ क्या है? वायु है, तभी आप कहीं भी जा करके सांस ले पा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे इस थाली के चारों तरफ क्या होगा बच्चों? इस थाली के चारों तरफ क्या होगा? वायु होगा, ठीक है। ये क्या है? वायु होगा। और वायु क्या है एक प्रकार का बताइए? वायु एक प्रकार का माध्यम है, ठीक है। और वायु जिन कणों से मिलकर के बना हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे माध्यम के कण, ठीक है। क्या बोलेंगे बताइए? माध्यम के कण। तो यहाँ पर देखिए क्या थाली जो था, उस थाली जब हम नहीं थाली को बजा रहे थे तो बजाने से पहले जो ये माध्यम के कण थे, अर्थात जो वायु के कण थे, ये बिल्कुल शांत थे। क्या थे बताइए? शांत थे। लेकिन जैसे ही हमने थाली पर प्रहार करना शुरू किया, थाली को हमने टंटनाना शुरू किया, थाली को हमने मारना शुरू किया, तो यहाँ पर उत्पन्न हो जाता है कंपन, ठीक है। कंपन उत्पन्न हो जाता है। अब वो कंपन क्या करता है? कंपन जो है वो क्या करता है? इस कण के ऊपर एक प्रकार का बल लगाता है। तो ये जो कण है वो क्या करता है? शांत अवस्था में था, जब इसके ऊपर बल महसूस हुआ तो इसने क्या किया? अपना बल इसको दिया, ठीक है। अब ये फिर कण इसके ऊपर बल लगाएगा, फिर ये कण इसके ऊपर बल लगाएंगे। ऐसे करते करते सारे कण एक दूसरे के ऊपर क्या करने लगते हैं? बल लगाने लगते हैं। और बल लगा करके क्या करते हैं? जिस शांत अवस्था में होते हैं उस शांत अवस्था को तोड़ करके वो गति करने लगते हैं, ठीक है। वो क्या करने लगेंगे बताइए? गति करने लगेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई मनुष्य है, इस तरीके से समझिएगा, मान लेते हैं कोई मनुष्य है इस तरीके से। अब सभी के सभी जो कण थे, माध्यम के जो कण थे, वो क्या करने लगे बताइए? वो भी करने लगे कंपन, ठीक है। और वो भी कंपन करने लगे तो उनके कंपन करने से यहाँ पर एक तरंग बन गई, ठीक है। क्या बन गई? तरंग। और उसी तरंग को क्या कहते हैं बताइए? विक्षोभ कहते हैं। क्या कहते हैं? विक्षोभ कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है, अब इस चीज़ को समझिएगा मैं क्या समझा रहा हूँ, कि थाली को जैसे आपने पीटा, तो थाली को जैसे आपने पीटा, जैसे उसके ऊपर प्रहार किया हथौड़े से, तो वहाँ पर कंपन उत्पन्न हुआ और उस कंपन की वजह से इस थाली के अगल बगल में जो वायु के कण थे, जो माध्यम के कण थे, उन कणों में भी कंपन उत्पन्न हो गया। और कणों में कंपन उत्पन्न हो जाने से यहाँ पर डिस्टर्बेंस हो गया। वो कण शांत थे लेकिन डिस्टर्ब हो गए, ठीक है। और वही डिस्टर्बेंस क्या है? विक्षोभ है। और वही विक्षोभ क्या होता है? अब एक कण दूसरे को दे रहा है, फिर वो तीसरे को दे रहा है, फिर चौथे को दे रहा है। इस तरीके से करता करता, ठीक है, इस तरीके से होता होता वो सारा का सारा जो घटना है, ठीक है, वो सारी की सारी जो ध्वनि है वो आपके कानों तक चली आती है। और जैसे आपके कानों तक चली आती है तो आप उस चीज़ को सुन पाते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग ये देख रहे हैं कि जो ध्वनि होती है वो तरंग के रूप में आगे बढ़ती है। और तरंग वास्तव में है क्या? तो जो तरंग है बच्चों, एक प्रकार का क्या है बताइए? जो तरंग है वो एक प्रकार का क्या है? डिस्टर्बेंस है। डिस्टर्बेंस का मतलब क्या है? विक्षोभ। यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर डिस्टर्ब हो रहा है, तभी जाकर के हमको ध्वनि सुनाई दे रही है। ये जो कण थे ना, ये जो कण थे ये शांत अवस्था में थे, ठीक है। लेकिन जैसे हमने ध्वनि उत्पन्न करने के लिए यहाँ पर थाली पर हथौड़ी से हमने प्रहार किया तो इसमें कंपन उत्पन्न हुआ। अब इसके कंपन की वजह से ही जो आसपास की वायु थी, अर्थात जो माध्यम का कण था, उन माध्यम के कणों पर एक बल लगा। और बल लगने की वजह से वो कण भी क्या करने लगे? कंपन करने लगे, ठीक है, कंपन करने लगे। और कंपन करते करते वो क्या हो गए? एक तरंग के रूप में बन गए। एक सजा हुआ उनका पैटर्न बन गया और वही सजा हुआ पैटर्न हमारे कानों तक आ गया। और आने की वजह से हमारे कानों ने क्या किया बताइए? सुन लिया, है ना। सुन लिया मतलब वो ध्वनि हमको सुनाई दे गई। तो मैं यही चीज़ आपको समझा रहा हूँ बच्चों की जो ध्वनि है ना, उसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अगर माध्यम नहीं है तो ध्वनि कभी भी चल नहीं सकती है।
ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आपको लिख के दिखा देता हूँ कि तरंग क्या होता है। ये सब कुछ आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ तरंग, हेडिंग लगाता हूँ तरंग, ठीक है। अब तरंग क्या है, तो तरंग के बारे में लिखना है कि तरंग एक विक्षोभ है, तरंग एक विक्षोभ है, विक्षोभ है जो माध्यम में गति करता है, जो माध्यम में गति करता है, ठीक है। तरंग एक प्रकार का विक्षोभ है, एक प्रकार का डिस्टर्बेंस है जो माध्यम में क्या करता है, गति करता है तथा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ऊर्जा को ले जाता है, तथा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ऊर्जा को ले जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि तरंग जो है वो क्या है। तो मैंने समझा ही दिया कि तरंग के रूप में ही ध्वनि आगे बढ़ती है, ठीक है। और देखिए वही चीज़ बताया जा रहा है कि तरंग जो है वो एक प्रकार का क्या होता है, विक्षोभ होता है, जो कि क्या करता है, देखिए, ठीक है, विक्षोभ होता है जो कि ऊर्जा को क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा को क्या करता है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। और चलिए कुछ चीज़ों को और बता देता हूँ। अब कुछ चीज़ों को और आपको बता देता हूँ कि जो ध्वनि होता है ना, इसको आपको याद रखना है कि जो ध्वनि होता है ये एक प्रकार की यांत्रिक तरंग होती है। कैसी तरंग होती है बताइए, यांत्रिक तरंग होती है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ये एक प्रकार की कैसी तरंग है, तो ये जो तरंग है वो है यांत्रिक तरंग, ठीक है, तरंग। फिर आगे चल करके मैं आपको बताऊंगा कि ध्वनि अनुप्रस्थ तरंग होती है कि अनुदैर्ध्य तरंग होती है, ये भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आप जानिए कि ध्वनि क्या है, यांत्रिक तरंग है। अब ध्वनि को हम यांत्रिक तरंग क्यों बोल रहे हैं, तो ज़रा इस चीज़ को समझ लेते हैं, आइए, कि ध्वनि को यांत्रिक तरंग क्यों बोला जा रहा है। चलिए, तो इस चीज़ को मैं लिखता हूँ कि ध्वनि यांत्रिक तरंगों के द्वारा संचरित होती है। इस चीज़ को आपको याद रखना है कि जो ध्वनि होती है वो यांत्रिक, ठीक है, ध्वनि यांत्रिक तरंगों के द्वारा, तरंगों के द्वारा संचरित होती है, संचरित होती है। इस चीज़ को याद रखना है। इसमें थोड़ा सा आगे हम और भी लिख सकते हैं, क्योंकि माध्यम के कण, क्योंकि माध्यम के कण आगे पीछे एक श्रेणी बनाकर, अभी समझाऊंगा कि क्या चीज़ है, आगे पीछे एक श्रेणी बनाकर, एक श्रेणी बनाकर कंपित होते हैं, कंपित होते हैं। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो ध्वनि है वो एक प्रकार की यांत्रिक तरंग है, ठीक है। क्यों यांत्रिक तरंग है, इसलिए यांत्रिक तरंग है क्योंकि जो माध्यम के कण होते हैं वो आगे पीछे श्रेणी बना करके क्या होते हैं, कंपित होते हैं। चलिए इस चीज़ को मैं आपको दिखा देता हूँ आपके इस फिगर में, बुक में। यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए, इसको आप ध्यान से देखिए, देखिए ये श्रेणी बना के कंपित हो रहे हैं। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे, चलिए मैं इस तरफ कर लेता हूँ स्लाइड को ताकि आपको अच्छे से दिखा सकूं। ये देखिए, देखिए श्रेणी बनाकर कंपित हो रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा है ना माध्यम के कण, यहाँ पर थोड़ा सा कम हो गए, फिर यहाँ पर ज़्यादा हो गए, फिर यहाँ पर कम हो गए, फिर यहाँ पर क्या हो गए, ज़्यादा हो गए। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि एक श्रेणी बन रही है, ठीक है। और श्रेणी बन करके क्या हो रहा है कि आगे पीछे ये कंपित करते हुए संचरित हो रहे हैं। तो इसी वजह से हम लोग लिख रहे हैं कि जो ध्वनि होता है वो एक प्रकार की क्या होती है, यांत्रिक तरंग होती है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि ध्वनि एक प्रकार की क्या है, बताइए, यांत्रिक तरंग है। अब आइए आगे बातचीत करते हैं। तो बच्चों अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और नेक्स्ट पार्ट में मैं आगे आपको और समझाऊंगा ध्वनि के बारे में। और ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको पेपर में ज़रूर मिलेगा, तो आप अच्छे से इस पार्ट को देखिएगा। और कोई दिक्कत होगी बच्चों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। हालांकि मैंने समझाया बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, और अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।